हेलो स्टूडेंट्स, हाई स्कूल के वे स्टूडेंट्स जो मैथ सब्जेक्ट के लिए NCERT की बुक का यूज़ करते हैं उन्हीं के लिए ये प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है वो दीघा समीकरण चैप्टर से संबंधित है। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है इसे मैं संक्षेप में बता दे रहा हूँ। प्रश्न में एक रेलगाड़ी से संबंधित यह प्रश्न है और रेलगाड़ी सबसे पहले 63 किलोमीटर की दूरी तय करती है और उसके बाद रेलगाड़ी 72 किमी की दूरी तय करती है। अब उसमें फ़र्क क्या है, जब 63 किमी की दूरी तय करती है ना, उस समय जो उसकी औसत चाल थी, उसमें उसके औसत चाल में वृद्धि कब हो जाती है, जब वह 72 किमी की दूरी वह दोबारा तय करती है। और वृद्धि क्या हो जाती है, औसत चाल में वृद्धि कितनी होती है, वह है 6 किमी प्रति घंटा की दर से उसके औसत चाल में क्या है, वृद्धि हो जाती है। और कब, जब वह 72 किमी की दूरी तय करती है। और प्रश्न में यह है आगे कि पूरी यात्रा में 3 घंटे का समय लगता है रेलगाड़ी को, मतलब वह 63 किलोमीटर प्लस 72 किमी की दूरी जब तय करती है दोनों, तो कुल उसे कितना टाइम लगता है, टोटल टाइम लगता है उसे 3 घंटा, यह उसे समय लगता है। अब है निकालना कि प्रारंभिक औसत चाल क्या थी। तो उसकी प्रारंभिक औसत चाल मतलब रेलगाड़ी ने जब चलना शुरू किया था उस समय उसकी औसत चाल क्या थी, यही हमें ज्ञात करना है प्रश्न में। तो सबसे पहले औसत चाल तो मालूम नहीं है, मतलब औसत चाल का मतलब हो गया एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जब हमें प्रारंभिक चाल जो है वह निकालने के लिए एवरेज स्पीड जो है वह मान लेंगे, मतलब उसकी औसत चाल मान लेंगे और वह मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x किमी प्रति घंटा। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे कि माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, यहाँ हो जाएगा सबसे पहले तो मान लेंगे और जो ज्ञात नहीं है उसी को मानेंगे। हाँ, यहाँ एक बात मैं बताना चाहूँगा कि यह प्रश्न है द्विघात समीकरण चैप्टर से संबंधित है। तो इस प्रश्न को लगाने की दो विधियां हैं। एक विधि तो है गुणनखंड विधि और एक विधि है द्विघातीय सूत्र, मतलब श्रीधराचार्य सूत्र विधि द्वारा इसे लगाया जा सकता है। तो आप अपने अनुसार जो भी मेथड आपको पसंद आए उसके अनुसार आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं कि चाहे तो गुणनखंड विधि से लगाइए, चाहे द्विघातीय सूत्र मतलब कि श्रीधराचार्य सूत्र से लगा सकते हैं। दोनों ही विधियों से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर यह प्रश्न जो है मैं गुणनखंड विधि से यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। हाँ, तो सबसे पहले प्रारंभिक औसत चाल क्या थी यह ज्ञात नहीं है, तो इसे मान लेंगे। और सबसे पहले यहाँ हो जाएगा माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, यहाँ हो जाएगा सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात करना है तो इसे हमें मानना होगा। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बराबर x किमी प्रति घंटा, यहाँ इस तरह से हो जाएगा x किमी प्रति घंटा। इसके बाद हम एक बहुत सामान्य सा सूत्र का उपयोग करेंगे और वह सूत्र होगा समय बराबर दूरी बटा चाल, जिसे आप सभी लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब क्या है कि हमें समय ज्ञात करना है और कब कब ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार सबसे पहले है कि रेलगाड़ी ने 63 किलोमीटर की दूरी तय किया है। अब उस 63 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगा है, इसके लिए लिख लेंगे हम कि 63 किमी की दूरी तय करने में लगा समय, यह सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे। फिर रेलगाड़ी ने दोबारा एक दूसरी दूरी तय की है, वह है 72 किमी की दूरी। तो 72 किमी की दूरी तय करने में लगा कितना समय है, यह हमें ज्ञात करना होगा। तो यह सबसे पहले दोनों समय को ज्ञात कर लेंगे और दोनों को फिर प्लस कर देंगे। अब इसमें 63 किमी की दूरी तय करने में लगा कितना समय होगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यह सूत्र है। तो दूरी तो हमारा हो गया 63, तो सबसे पहले यहाँ हो जाएगा हमारा 63 और बटा हो जाएगा। अब क्या है, चाल क्या है, तो हमने यहाँ प्रारंभिक चाल जो माना है ना x किमी प्रति घंटा, तो वही हो जाएगा 63 बटा हो जाएगा हमारा x, यह हो जाएगा सबसे पहले। और यह जाहिर है कि समय है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा यह घंटा में, इस तरह से हो जाएगा, टाइमिंग है ना, तो यहाँ लिख देंगे घंटा, मतलब 63 बटे x घंटा हो जाएगा। अब यहाँ पर है रेलगाड़ी ने दूसरी दूरी भी तय की है और दूसरी दूरी जो है वह 72 किमी की दूरी है। लेकिन इसमें क्या है,
उसकी चाल में इंक्रीजमेंट हो जाता है, उसकी चाल इंक्रीज हो जाता है। और क्या चाल इंक्रीज हो जाता है, तो x किमी प्रति घंटा की जो चाल है ना, यहाँ पर x किमी प्रति घंटा की ये जो चाल है ना, इसमें इंक्रीज हो जाता है कितने का, 6 किमी प्रति घंटा की चाल का इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर जो होगा हमारा कि 72 किमी की दूरी तय करने में लगा समय, तो सब यहाँ पर दूरी हो गया हमारा 72 किमी, तो 72 हो जाएगा। और बटा तो प्रारंभिक चाल जो है ना उसमें 6 किमी प्रति घंटा की दर से वृद्धि हो रहा है, तो जाहिर है बटा हो जाएगा x प्लस हो जाएगा हमारा 6 कर देंगे। और यह समय है तो यहाँ पर यह भी हो जाएगा घंटे में, यहाँ हो जाएगा घंटा। तो 72 किमी की दूरी हो गया, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो समय हो गया बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी हो गया 72 किमी की। और ये जो चाल होगा तो x किमी प्रति घंटा की चाल तो है ही, उसमें 6 किमी प्रति घंटा की चाल से इंक्रीज हो जा रहा है उसकी एवरेज स्पीड में। तो यहाँ पर क्या है कि 63 किलोमीटर की दूरी जो उसने तय की है उसमें जो समय लगा है ना उसको यहाँ इसमें प्लस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे इसमें, क्योंकि दो दूरियों को उसने तय किया है। पहले तो 63 किमी की दूरी को तय किया है उसने, उसके बाद 72 किमी की दूरी को तय किया है, और दोनों को तय करने में उसे कुल लगे हैं 3 घंटे। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे, इसको पहले लिखेंगे फिर प्लस करके इसको लिखेंगे, और इसकल टू करके पूरी यात्रा में 3 घंटे का समय लगाना है ना, 3 घंटे का क्या लगा है, समय लगा है, तो इसकल टू करके 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर प्रश्नानुसार ही हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले हो जाएगा यहाँ 63 बटा एक्स और प्लस कर देंगे 72 बटा एक्स प्लस 6 इसकल टू पूरी यात्रा में जो टाइम लग रहा है वो हो रहा है 3 घंटे का, तो इसकल टू हो जाएगा 3। इस तरह से हमारा हो जाएगा यहाँ पर। अब बस क्या है कि जब प्रश्न का यह प्रोसेस बन जाए ना, तो इसका मतलब यदि हमने इस प्रोसेस को हमने सावधानी पूर्वक सॉल्व कर लिया तो प्रश्न जो है वह हमारा 100% सही सही सॉल्व हो जाएगा। तो हमें इसे एक द्विघात समीकरण, हमें यह जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसे हमें एक द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना है, परिवर्तित कर देना है सॉल्व करते समय। तो यह हमें दिखता होगा एक भिन्न का जैसा प्रश्न होता है, भिन्न का प्रश्न आपने लगाया होगा, तो 63 बटा एक्स या 72 बटा एक्स प्लस 6, तो यह भिन्न प्रकार का जो प्रश्न होता है उसी तरह का है यह प्रश्न, तो यह प्रश्न उसी तरह सॉल्व भी होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर का एलसीएम निकाल लेते हैं। यह 63 तो अंश है और x क्या है, हर। 72 तो अंश है लेकिन x प्लस 6 क्या है, हर। तो सबसे पहले हर का जो हम एलसीएम निकालते हैं, मतलब यहाँ पर है x और x प्लस 6 का सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा, यहाँ होगा हमें एलसीएम के रूप में x भी प्राप्त होगा और x प्लस 6 यह दोनों ही एलसीएम के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ हो जाएगा, यहाँ बटे का चिन्ह हम लगा देंगे और इसके बाद x और x प्लस 6 का जो एलसीएम होगा वो हमारा सेम टू सेम ही होगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। x और ब्रैकेट में बस लिख देंगे x प्लस 6, इसको क्या है अंतर करने के लिए, इन दोनों को अंतर करने के लिए इसको ब्रैकेट में कर देंगे। तो यह हमारा एलसीएम हो गया। अब क्या करेंगे, x से भाग देंगे, क्या है ये संपूर्ण में भाग देंगे, x का भाग देंगे x और x प्लस 6 से भाग देंगे, तो x से x कट जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 6। अब x प्लस 6 का जब 63 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऐसे सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो आसान होगा। 63 का हम x प्लस 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 63 का होगा मल्टीप्लाई x में होगा, तो 63 का जब मल्टीप्लाई x में होगा तो सबसे पहले हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, 63x हो जाएगा। इसके बाद हम 63 का मल्टीप्लाई जब 6 में करेंगे तो वह हमारा रफ में हम करेंगे इसको, तो 63 छक्का हमारा हो जाएगा 378। इसको आप रफ में मल्टीप्लाई करेंगे साफ साफ तो आएगा 378। तो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो सबसे पहले प्लस का चिन्ह लगा देंगे, फिर 378, या इसको रफ में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 63 छक्का 378 आ जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे।
अब क्या करेंगे, x प्लस 6 का क्या करेंगे, भाग देंगे और इस संपूर्ण से भाग देंगे। x और x प्लस 6 इस संपूर्ण से भाग देंगे तो x प्लस 6 से x प्लस 6 क्या होगा, पूरी तरह से कट जाएगा, सिर्फ बचेगा x बचेगा। इस x का मल्टीप्लाई जब 72 में होगा तो हमारा आएगा 72x आ जाएगा। अब इसकल टू 3 है तो इसकल टू 3 कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ हमें कुछ दिखता होगा समानता, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ यहाँ ऊपर जो है ना, यहाँ कुछ समानता दिखता होगा। क्या है, यहाँ 63x है, यहाँ 72x है, 70 दो 72x है, तो 63x है 72x है, तो यह तो आसानी से क्या हो सकता है, जुड़ सकता है, क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ का भी प्लस का चिन्ह है। तो जब 63 और 72 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 135x आएगा। 135 नहीं बल्कि साथ में है 135 के साथ क्या है, x जुड़ा है तो 135x आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है, प्लस करके 378 है ना, तो हम 378 लिख देंगे। अब क्या है, यहाँ क्या है, x और x प्लस 6 है, तो इसको हम और भी सिंपल कर सकते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह क्या है, छुपा हुआ है, मतलब इस x का मल्टीप्लाई हम x प्लस 6 में आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, इस x का मल्टीप्लाई x में होगा, फिर इस x का मल्टीप्लाई 6 में होगा, तो बटा जब हो जाएगा यहाँ पर, तो x का मल्टीप्लाई हम x से करेंगे तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद 6 का मल्टीप्लाई x में होगा तो हमारा आएगा 6x आ जाएगा। अब इसकल टू 3 है तो इसकल टू हम 3 का सेम टू सेम लिख देंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा कि यह 3 है ना, तो 3/1 यहाँ 3 बटा क्या है, 3 बटा यहाँ 1 माना जाता है। क्या माना जाता है, 3/1 माना जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर तिर्यक गुणा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का, और बटा जब 1 मानेंगे तो 135x प्लस 378 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर बटा 1 से। तो 1 का मल्टीप्लाई जब इस सब में होगा तो कुछ चेंज नहीं होगा, बस 3 का मल्टीप्लाई जब तिर्यक होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x में तो यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 का एक्स स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ क्या आएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 6x में होगा तो 3 छक्का क्या हो जाएगा, हमारा 18x होगा। इसके बाद हमारा क्या है, इसकल टू है तो इसकल टू हो जाएगा। अब बटा 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, हमारा क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 135x आ जाएगा, प्लस 378 है तो प्लस 378 भी सेम टू सेम ही आ जाएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हम करेंगे पक्षांतर, यहाँ करेंगे और सरल कर देंगे। यहाँ करेंगे, इधर का जो हिस्सा है ना सब कुछ इधर कर देंगे, लेकिन इधर करने में होगा क्या, यहाँ पर जो प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह, यह प्लस का चिन्ह जब इधर होगा तो यह माइनस के चिन्ह में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 18x से 18x हो जाएगा, फिर यह पक्षांतर करेंगे तो माइनस 135x आएगा, और इसको भी जब पक्षांतर इधर करेंगे स्कल टू के तो माइनस 378 होगा। इसके बाद स्कल टू है, स्कल टू कर देंगे। अब इधर जब सब कुछ इधर पक्षांतर हो गया तो इधर कुछ बचा नहीं, इधर बचा हमारा 0। अब यहाँ इसको और सरल हम कर सकते हैं आसानी से। क्या आसानी से कर सकते हैं, तो ध्यान से देखेंगे क्या हो सकता है। तो 3x स्क्वायर में तो कुछ चेंज अभी होगा नहीं, तो यह सेम टू सेम 3x स्क्वायर ही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ कुछ हमें समानता दिख रही है, क्या है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अब यहाँ है कि 135x है और यह है 18x, यहाँ है माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। 135x में से 18x को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 135x में से 18x जब घटा देंगे तो क्या आएगा, हमारा 117x आएगा। अब बड़ी संख्या के आगे माइनस तो माइनस कर देंगे, 135 में से 18 घटाएंगे तो 117 आएगा, और साथ में आएगा हमारा x। इसके बाद है माइनस 378 है तो माइनस 378 कर देंगे, इसकल टू 0 है, इसकल टू 0।
अब यहाँ इसको और सरल बनाया जा सकता है। क्या है, यह एक द्विघात समीकरण के रूप में तो आ गया हमारा, लेकिन यहाँ सरल कैसे हो सकता है कि यह 3 जो है वह 3 से तो कट सकता है, लेकिन 3 से 117 भी कट सकता है, और 3 से हम सावधानीपूर्वक जब 378 को काटेंगे तो यह भी कट जाएगा। तो जब 3 से हम इसको सरल करेंगे काट के, तो सबसे पहले 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है माइनस। अब 3 को 117 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 तियाँ 9, 3 यहाँ आ जाएगा हमारा 3, और 9 है तो 2 बचा, और 7 27, तो 3 9 हो जाएगा हमारा 27, फिर एक्स है एक्स हो जाएगा, फिर माइनस है माइनस, फिर 3 से जब इसमें भाग देंगे तो यहाँ एक बार जाएगा, 3 एकम है 3, फिर यहाँ जाएगा 3 दूना 6, फिर एक बचा 18, 3 छक 18, 126 आ जाएगा सावधानी पूर्वक जब आप काटेंगे, फिर इसकल टू 0 है इसकल टू 0। अब यह बिल्कुल सरल एक द्विघात समीकरण हमारे सामने आ गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 इसकल टू 0। यह जो है हमारा, यह एक बिल्कुल ही सिंपल सा हमारा द्विघात समीकरण आ गया है। अब यहाँ हमारे पास दो विकल्प है, इसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करें तो भी हमारा आंसर सही आएगा, और इसे हम श्रीधराचार्य विधि द्वारा सूत्र द्वारा यदि हम सॉल्व करेंगे तब भी हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ हमें इसे क्या करते हैं कि यहाँ मैं आपको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना यहाँ स्पष्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ लिख देंगे कि गुणनखंड गुणनखंड विधि से अब यहाँ इसको कर देंगे ब्रैकेट में। अब जब यहाँ पर हमें गुणनखंड विधि से इसे सॉल्व करना है, तो इसे मैं एक बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ। इसे एक नज़र में ही क्या करेंगे, मध्य पद को विभाजित करते हैं। मध्य पद को, यह नियम एक सामान्य सा गुणनखंड विधि का, कि मध्य पद को हम विभाजित करते हैं दो पदों में, और इसमें करते हैं क्या, 126 है यहाँ सबसे आगे तो 1 माना जाता है, तो 126 का मल्टीप्लाई जब यहाँ 1 से होगा, यहाँ पर 100, यहाँ मैं रफ में बता दे रहा हूँ, 126 का मल्टीप्लाई जब 1 से होगा तो हमारा सेम आ जाएगा, यहाँ पर इसकल टू करके आ जाएगा 126 ही आएगा। अब यहाँ सीधे सीधे आप देखेंगे, एक बहुत आसान सा मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि 39 है। अब इसको दो ऐसे संख्याओं में हमें विभाजित करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 126 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 126 आ जाए, लेकिन क्या है घटाने पर क्या आ जाए 39। तो यहाँ साफ तौर पे आप दिखता होगा कि 3 एक ऐसा नंबर है जिससे ये आसान से 3 से 3 कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा। तो 3 नंबर का यहाँ पर देखते हैं, एक क्या है कि 3 नंबर का यहाँ पावर देखते हैं, 3 नंबर का यहाँ जो इस प्रश्न को सॉल्व करने में क्या भूमिका निभाता है। तो 3 नंबर ही आपको इस प्रश्न का सॉल्यूशन दे देगा। कैसे, तो 3 में जब भाग देंगे तो 3 चौको 12, 3 दूना 6, यहाँ पर हो जाएगा, मान लीजिए 3 से आपने लिया नंबर, 3 चौको 12, 3 दूना 6, 3 चौको 12 हो गया, 3 चौको 12, और 3 दूना यहाँ हो गया 6 हो गया। अब 42 में से 3 को घटा देंगे तो हमारा आएगा 39। देखिए 3 का जो मैंने बताया ना कि आप इस प्रश्न को देखते ही कैसे सॉल्व कर लेंगे, तो 3 नंबर से आप ध्यान रखेंगे तो आपको यहाँ इस खासतौर से इस प्रश्न को बिल्कुल सॉल्व करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। कैसे, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा, 3 से 12 कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, ठीक है ना। अब 3 नंबर को ले लिया, 3 से भाग दिया तो 3 चौको 12 और 3 दूना 6। अब 42 में 3 को घटा दीजिए तो 39 आएगा, और 42 में 3 का मल्टीप्लाई जब आप कर देंगे ना, 42 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा 126, जो कि यहाँ पर 126 है। तो 42 और 3, यह जो हमारा है 42 और यह 3, यह दो नंबर ही ऐसे हैं जिनका क्या करेंगे हम उपयोग करेंगे। तो यह जो है ना गुणनखंड विधि से इस प्रश्न को, जो यहाँ गुणनखंड विधि से हमें आगे सॉल्व करना है, तो यह प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो अब 42 में से 3 को जब घटाएंगे, 42 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा 39। अब यहाँ x है तो x लगा देंगे, फिर माइनस है माइनस, 126 है तो 126, इसकल टू 0 है तो इसकल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो जस्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर ही होगा, फिर माइनस है माइनस, फिर 42
में x का मल्टीप्लाई होगा तो 42x आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब 3 का मल्टीप्लाई x से होगा तो प्लस यहाँ आ जाएगा 3x। फिर माइनस 126 है तो माइनस 126 हो जाएगा। फिर इसकल टू जीरो है तो इसकल टू जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सावधानी पूर्वक क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक पहला भाग हो गया और प्लस से लेकर यहाँ तक दूसरा भाग हो गया। तो पहले भाग में हमारा हो गया x कॉमन, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन हो जाएगा। शेष जो बचेगा वो ब्रैकेट में कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा, एक x बचा। फिर माइनस है माइनस, 42x में से ये x कॉमन हो गया, यहाँ बचा 42 तो 42 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर प्लस है प्लस कर देंगे। अब 3 से ध्यान से देखेंगे, 3 से 3 तो कटेगा ही, 126 भी कट जाएगा तो 3 हो जाएगा हमारा कॉमन। अब शेष क्या बचा है तो उसे हम ब्रैकेट में कर देंगे। यहाँ 3 कॉमन हो गया तो यहाँ बच गया बस x बच गया। फिर प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस। अब 3 कॉमन लिया है तो 3 से भाग देंगे, 3 चौको 12 और 3 दूना 6। फिर ब्रैकेट हो जाएगा बंद, इसकल टू जीरो है, इसकल टू जीरो हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे कि हमारा जो दोनों ब्रैकेट में है ना x माइनस 42, तो यहाँ भी x माइनस 42 मतलब x माइनस 42, x माइनस 42 यहाँ आया है सेम। तो x माइनस 42 हमारा एक बार फिर हो जाएगा कॉमन। और यह जो ब्रैकेट के बाहर बचा है यहाँ x, और इस ब्रैकेट के बाहर जब +3 बचा है तो x प्लस 3 हमारा हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, शेष बचेगा। इसकल टू जीरो है, इसकल टू जीरो। अब यहाँ पर क्या है कि x माइनस 42, x माइनस 42 का मतलब यह है कि x माइनस 42 के साथ भी यह इसकल टू जीरो लगा हुआ है और x प्लस 3 के साथ भी यह इसकल टू जीरो लगा हुआ है। मतलब इस ब्रैकेट के साथ भी इसकल टू जीरो है, इस ब्रैकेट के साथ भी इसकल टू जीरो जुड़ा हुआ है। हम दोनों ही ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे जीरो को लेकर। तो सबसे पहले जब हम x माइनस 42 इसकल टू जीरो को लेकर सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 42 इसकल टू हो जाएगा जीरो है। अब यहाँ पर x का मान आसानी से निकाल लेंगे, x इसकल टू हो जाएगा, ये जब पक्षांतर होगा, यह 42 जब इसकल टू के इस तरफ आएगा तो माइनस 42 है तो यह क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 42। अब यह हमारा है धनात्मक, तो यहाँ लिख देंगे धनात्मक। यह इस तरह से हम इसको धनात्मक लिख देंगे। अब धनात्मक लिखने का मतलब क्या होगा तो मैं यहाँ अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या है, हमारा x माइनस 42 तो सॉल्व कर लिया हमें ने। अब यह बचा है x प्लस 3 इसकल टू जीरो, यहाँ जुड़ा हुआ है तो इसके साथ भी इसकल टू जीरो जुड़ा हुआ है तो x प्लस 3 इसकल टू जीरो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ x का मान आसानी से निकल जाएगा, यह पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस आएगा 3। अब यह है ऋणात्मक ना, तो यहाँ सबसे पहले लिख देंगे ऋणात्मक, यह लिख देंगे। अब इससे क्या क्लियर होता है कि जो स्पीड होता है ना, बस इतना ध्यान रखिएगा कि स्पीड जो है वो हमेशा धनात्मक में होता है, स्पीड जो होता है वो ऋणात्मक में कतई नहीं होता है, स्पीड होता है हमेशा धनात्मक में। तो यहाँ पर लिख देंगे कि चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। यहाँ लिख देंगे अगर ब्रैकेट में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि चाल है जो चाल कभी भी, इसको क्लियर कर देंगे, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। यह हो गया। अब धनात्मक में है तो ये जो 42 है ना, 42 यही हमारा 42 किमी पर आवर, यही हमारा आंसर है। और यही हमारी जो रेलगाड़ी की है ना वह प्रारंभिक, यह जो है हमारा 42 किमी प्रति घंटा, यह हमारा होगा आंसर। और रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल हमें ज्ञात करना था तो यह हमारा हो जाएगा रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल। अब क्या है कि मैं प्रश्न को पूरा शो कर दे रहा हूँ, इसे साफ साफ आप कॉपी में एक लिख लीजिएगा। यह प्रश्न है और इसे यहाँ से सॉल्व किया गया है इस तरह से, और यहाँ बस सूत्र का उपयोग करते हुए इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ इस तरह से ये सॉल्व है और यहाँ गुणनखंड विधि से इसे सॉल्व किया गया है।
गुणनखंड विधि द्वारा इस प्रश्न को सॉल्व किया गया है। और यहाँ पर जो स्पीड होगा चाल वह हमेशा धनात्मक में होगा। ये आंसर आ जाएगा 42 किमी पर आवर। यहाँ पर तो हमारा आंसर आ जाएगा 42 किमी पर आवर। ये हमारा होगा आंसर। तो ऑनलाइन क्लास को मैं यहाँ क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।